हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कैट 22 स्लॉट 1 के सारे क्वांट के क्वेश्चंस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन दैट let a, b and c be non-zero numbers such that b square is less than 4ac, and f of x is given ax square plus bx plus c. Set S consists of all integers m such that f of m is less than 0, then S must necessarily be. अभी देखो, ये देखने में बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से इस कंडीशन को यूज करो देन यू विल गेट सम आइडिया। बी स्क्वायर लेस देन 4ac का गाइस क्या मतलब हो गया? बी स्क्वायर लेस देन 4ac मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। अब देखो, आप सबको बस एक चीज पता होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 का क्या मतलब होता है? दैट मींस इट विल नॉट हैव एनी रियल रूट्स। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो इसका क्या मतलब है? कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको पता है। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता है। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और गिवन है कि हमें ए के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज नाउ। मतलब एक केस तो ये भी हो सकता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि अगर ए ग्रेटर देन 0 है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होता है? तो ग्राफ जो है हमारा क्या बनेगा? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, एंड इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, तो ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात सबको पता है। अब स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी, राइट? फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स m सच दैट f ऑफ m लेस देन 0। अभी m की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर a ग्रेटर देन 0 है फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो m की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो फॉर दिस वी विल गेट एन एम्प्टी सेट। डेफिनेटली यहां पर एम्प्टी सेट मिलेगा। But there is one more possibility. Now let me draw the other case as well. Now let's say this is x axis. अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ये भी तो हो सकता है ना नेगेटिव हो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है दैट मींस ए इज लेस देन 0। तो अब पैराबोला कैसा बनेगा हमारा? अब पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, समथिंग लाइक दिस, एक्स एक्सिस के नीचे। तो अभी एक्स एक्सिस के नीचे का क्या मतलब हो गया? कि अभी तो जो फंक्शन की वैल्यू है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। सो इट विल सेटिस्फाई फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ एम। हम एम की कोई भी वैल्यू ले लें, फंक्शन हमारा हमेशा लेस देन 0 ही आएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा आ जाएगा सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। ओके, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। So now you can see what option should be the answer. Answer will be either empty set or set of all integers depending on the value of a. So answer will be option number B. Okay students, so slightly tough I would say अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है। अगर थोड़ा सा भी ग्राफ के बारे में पता है तो शायद आप लोग कर सकते थे एक क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां वो कह रहे हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज लेस देन इक्वल टू 100। तो बेसिकली a और x दोनों पॉजिटिव है, ये बात तो पक्का है, राइट? और 0 और 100 के बीच में है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। ओके, अभी अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखो, सारे टर्म्स मॉड के टर्म्स में दिए, सारी वैल्यूज मॉड के टर्म्स में है। x माइनस ए पहला वाला टर्म है, x माइनस ए, क्योंकि x जो है वो a से बड़ा ही है, कंडीशन में ही गिवन है कि x a से छोटा नहीं हो सकता। तो कहने से अगर मैं इसका मॉड ओपन करूंगा तो दिस विल कम एज इट इज, क्योंकि मॉड के अंदर वाली वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो अगर मैं इसका मॉड ओपन करूंगा आई विल गेट x माइनस ए ओनली। हमें ये भी पता है कि x जो है वो 100 या 100 से छोटा है, राइट? तो क्योंकि x जो है वो 100 या 100 से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में डेफिनेटली हम कह सकते हैं
कि ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं हो सकती। तो फिर हम मॉड ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसका नेगेटिव लेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, बेसिकली विल गेट 100 माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट दिस थर्ड कंडीशन, बेसिकली इसको मैं पहले ठीक कर देता हूँ, ये मॉड में है। ओके, दिस इज इनसाइड द मॉड वी हैव x माइनस ए माइनस 50। अभी देखो मॉड के अंदर x माइनस ए माइनस 50 है। अभी आप ये नहीं बता सकते कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड ए। तो इसको मैं मॉड के टर्म्स में ही लिख देता हूं, प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए माइनस 50। ठीक है, अभी अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, एंड नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद 100 माइनस ए प्लस मॉड के अंदर आ गया x माइनस ए माइनस 50। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स बिकम्स 100 व्हेन a इज इक्वल टू, मतलब a की किस वैल्यू पे, a की किस वैल्यू पे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो जाएगी, राइट। तो अभी देखो इसको बेस्ट क्या रहेगा, आप ऑप्शन से सॉल्व करो। अभी ऑप्शन से देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ए की वैल्यू को अगर मैंने जीरो पुट किया, राइट, क्योंकि वो ए की वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं, तो अगर मैं पहला ऑप्शन यूज कर रहा हूं, आई एम पुटिंग ए इज इक्वल टू जीरो, लेट मी राइट इट हियर। नाउ इफ आई पुट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये मेरे फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो विल बिकम 100 प्लस, अभी मॉड के अंदर देखो क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 50। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब क्योंकि ए जीरो है ना, ए को तो मैंने जीरो पुट किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, एक्स लाई कर रहा है 0 to 100, राइट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। मैंने ए को जीरो पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 to 100 होगी। अभी एक्स की किस वैल्यू पे ये मॉड मैक्सिमम होगा, एक्स की किस वैल्यू पे मॉड मैक्सिमम होगा, आप 100 भी पुट कर सकते हो, आप जीरो भी पुट कर सकते हो, राइट। सो इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू 100, if I put x is equal to 100, I'll get 100 plus 50, which comes out to be 150। तो ये मैक्सिमम वैल्यू 150 आ गई, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है मैक्सिमम वैल्यू 100 आनी चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 150 आ रही है जब हमने a को जीरो लिया है, सो दैट मींस दिस कैन नॉट बी द आंसर, राइट। ऐसे ही मैं दूसरा ऑप्शन पुट करके देखता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने a को पुट किया 25, आई एम यूजिंग द सेकंड ऑप्शन। अभी फंक्शन की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, जब a की जगह 25 पुट करूंगा तो 100 माइनस 25 कितना हो गया, 100 माइनस 25 हो गया 75, प्लस मॉड के अंदर देखो क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर आ जाएगा x माइनस 25 माइनस 50, सो दैट इज मॉड के अंदर x माइनस 75। अब याद रहे मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि मैंने a की जगह 25 पुट किया, तो x कहां से कहां लाई करेगा, x लाई करेगा 25 टू 100, ओके, x लाई करेगा 25 टू 100। अब मैं x की जगह क्या पुट करूं, ऑब्वियसली आई विल पुट x की जगह 25, राइट। सो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 25, मॉड ऑफ 25 माइनस 75, दैट वुड गिव यू 50। तो अभी देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 125, लेकिन मुझे मैक्सिमम कितना चाहिए, 100 चाहिए, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। नाउ लेट्स यूज द थर्ड ऑप्शन। सो इफ आई यूज थर्ड ऑप्शन व्हेन a इज इक्वल टू 50, तो इस केस में देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 50 इज 50, और मॉड के अंदर क्या आ जाएगा, मॉड के अंदर आ जाएगा x माइनस 100। अब क्योंकि ए 50 है तो एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, ए 50 है तो एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, एक्स लाइज फ्रॉम 50 टू 100, एक्स लाइज फ्रॉम 50 टू 100। तो मैं एक्स की जगह क्या पुट करूंगा, क्योंकि एक्स 50 टू 100 है और मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं एक्स की जगह 50 पुट कर दूंगा। तो 50 पुट करूंगा तो 50 माइनस 100, तो मॉड ऑफ माइनस 50 दैट वुड बी 50। तो इस केस में मैक्सिमम कितना आ गया, 100 आ गया। सो वी आर गेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 100 when we have taken a is equal to 50। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मैं नहीं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आसान है, काफी टफ क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से टफ भी क्या, बहुत लेंदी भी था, तो रियल टाइम में करना तो और भी टफ है चीजें, राइट। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच डेफिनेटली यू शुड हैव लेफ्ट इट आउट। एनीवे वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, so I hope this is clear to all of you. Now let's discuss the next question. Students, now this was one of the easiest questions. Now I'll tell you why it is one of the easiest questions. अगर आपकी अप्रोच सही है तो बिलीव मी ये क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा था। देखो सबसे बड़ा हिंट ये है कि वो कह रहे हैं ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं।
ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, तो मतलब ये सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ए बी भी पॉजिटिव होगा, ए भी पॉजिटिव होगा। देखो बेस्ट क्या रहेगा कि कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू पुटिंग कर लो। आप खुद सोचो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं और ये नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रही है, तो ए कभी 4 तो हो नहीं सकता। ए कैन नेवर बी इक्वल टू 4, बिकॉज इफ यू पुट ए इज इक्वल टू 4, ये अपने आप में 16 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ए की जगह 3 पुट करता हूं, तो देखो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए की जगह 3 पुट करो तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दैट इज 12। यू विल गेट 12 प्लस 3 टाइम्स बी, दिस इज इक्वल टू 14। तो क्या बी आपको नेचुरल नंबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। अब ए की जगह 2 पुट करके देख लेते हैं आप। The moment you put a is equal to 2, you will get 2 square 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 times b is equal to 14। यहां से आप देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 2b comes out to be 8, b is equal to 4 आ गया। Now when a is equal to 2, b is equal to 4, you need to check whether it is satisfying the second condition। चेक करके देखो, 4 का स्क्वायर 16, 4 into 2 is 8 and b is 4। is it coming out to be 28? yes it is coming out to be 28। मतलब a और b की वैल्यूज हमारी बिल्कुल सही है। बस अब हमें twice of a plus b निकालना था, तो twice of 2 this 4 plus 4 8 will be the correct answer, option b। very very easy question, right students? I hope this is clear to all of you, extremely easy if your approach is correct। okay, let's see the next question now। गाइस ये तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन 2 साल पहले भी आ चुका है। सिर्फ एक ही चीज आप सबको पता होनी चाहिए थी कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, राइट, डायगोनल्स आप सबको पता ही है, डायगोनल्स जहां मीट कर रहे हैं, ठीक है, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा, है ना, जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा वही बी और डी का मिड पॉइंट होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। देखो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी ही यही कहती है कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मैंने ये एक डायगोनल बना दिया, ये दूसरा डायगोनल बना दिया, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, और सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी बराबर होंगे। तो अगर मेरे वर्टेक्स है ए बी सी डी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना गाइस कि ये ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है, राइट, ए सी का भी मिड पॉइंट है और बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो बस जो ए और सी का मिड पॉइंट है वही बी और डी का मिड पॉइंट है। तो मैंने डी के वर्टेक्स को एक्स और वाई मान लिया, ठीक है, डी के वर्टेक्स को एक्स और वाई मान लिया। तो अब मैं यहाँ से ए और सी का मिड पॉइंट निकाल सकता हूँ, ए और सी का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, आप सबको पता ही होगा, 1 - 2, 1 - 2/2। सो 1 - 2/2 दैट इज -1/2। ऐसे ही 1 + 8/2, सो दैट इज 9/2। ठीक है जी, ये मिड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, अब डी के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या लिए, एक्स और वाई लिए, तो बी और डी का मिड पॉइंट यही होना चाहिए, ये मिड पॉइंट है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3, सो 3 + x/2 should be equal to -1/2। and similarly students, 4 + y/2, 4 + y/2 should be equal to 9/2। That's it। From here we are going to get the values of x and y। 2 और 2 तो देखो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सीधा हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -4। और यहां से y की वैल्यू भी आ जाएगी, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, y comes out to be 5। So answer will be -4, 5। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमने स्लॉट 3 के भी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, उसका अगर आप उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जस्ट वांटेड टू टेल यू क्विकली, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल्स भी हैं, वहां हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उनके लिंक्स अब डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Okay, students. So let us move on to the next question now. Okay, so in this question, they are saying A is the largest positive integer, divides all the number of this form, and B is the largest positive integer that divides all the number of the form 4 to the power k plus 3 into 4 to the power k plus 4 to the power k plus 2. And it is given that k is a positive integers. See, first of all, you just need to understand largest divisor
के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं वो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो इस फॉर्म के सभी नंबर को डिवाइड कर सकेगा, राइट। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट ए फर्स्ट। ए इस फॉर्म के सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है और के जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप के की जगह 1 पुट करके देखो। इफ यू पुट के इज इक्वल टू 1, तो 3 टू दी पावर के, 4 टू दी पावर के, 5 टू दी पावर के, सो दैट वुड बी 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये 12 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर मैं के की जगह 2 पुट करूं, तो 2 पुट करूंगा तो आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, सो दिस कम्स आउट टू बी 50। अब देखो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक ऐसा नंबर है जो इस फॉर्म के सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, राइट। इफ यू वांट यू कैन चेक वन मोर नंबर कंफर्म करने के लिए। तो अभी मैं के की जगह 3 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, प्लस 64 आ जाएगा, और 125 आ जाएगा। सो 125, 27 एंड 64, सो दिस कम्स आउट टू बी 216। ओके, 216। तो कह रहे एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। सो ऑब्वियसली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप सबको पता लग ही रहा है, 12 एंड 50, इन दोनों का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। तो ऑब्वियसली HCF विल बी 2, क्योंकि 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो ए की वैल्यू तो 2 आ गई। बस सिमिलरली हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको पहले आपको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए था। देखो यहां पर 4 की पावर के है, यहां भी 4 की पावर के है। अगर आप ध्यान से देखो, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 4 टू दी पावर के इंटू 4 टू दी पावर 2, राइट। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 पावर के प्लस 3 इंटू 4 पावर के प्लस 16 इंटू 4 पावर के, so which eventually becomes, taking 4 to the power k common, you will get 20 into 4 to the power k। अब k की जगह 1 पुट करके देख लेता हूं। सो इफ आई पुट k इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20 इंटू 4, 20 इंटू 4, विच कम्स आउट टू बी 80। ऐसे ही अगर मैं k की जगह 2 पुट कर दूं, अगर मैं k की जगह 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा 20 इंटू 16, विच कम्स आउट टू बी 320, right? If you want, you can check one more value. You'll get 20 into, if I put k is equal to 3, I'll get 4 to the power 3, that is 64, which is 1280। आप देख सकते हो 80 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो b क्या हो जाएगा, b will be equal to 80। now the question is find the value of a plus b। तो a plus b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 plus 80, 82 is the correct answer। let's move on to the next question now। ओके, अगर आपने थोड़ा सा भी वेन डायग्राम किया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते थे। वो कह रहे हैं 100 पीपल आर सर्वेड, 73 ऑफ देम लाइक कॉफी, 80 लाइक टी, 52 लाइक लेमनेड। वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल थ्री ड्रिंक्स। देखो पहली चीज एक सबने याद रखनी है यहाँ पर, कि वो यहाँ पर कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है दैट एवरीवन लाइक्स टू ड्रिंक एटलीस्ट वन ऑफ दी कॉफी, टी और लेमनेड, ऐसा कहीं गिवन नहीं है, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं गिवन है कि सब लोग कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। ओके देखो सबसे पहले हम मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम निकालना तो बहुत आसान है। कॉफी वाले 73 हैं, टी वाले 80 हैं, और लेमनेड वाले 52। अब इनमें मैक्सिमम ऐसे कितने लोग होंगे जो तीनों ड्रिंक्स पसंद करते हैं। ऑब्वियसली आप देखो तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तीनों में मिनिमम वैल्यू है 52। तो अगर सिर्फ 52 लोग ही लेमनेड को पसंद करते हैं, राइट, आउट ऑफ 100 इफ देर आर ओनली 52 पीपल हु लाइक लेमनेड, तो 52 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते जो तीनों ड्रिंक्स पसंद करेंगे, राइट। सो मिनिमम ऑफ दीज थ्री is 52, so that means there are 52 people who can like all three drinks। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब देखो मिनिमम निकालने के कई तरीके हैं। मिनिमम निकालने का देखो बेस्ट तरीका क्या है, कि आप इसको वो टॉफी वाले मेथड से भी कर सकते हो, टॉफी डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से, राइट। एक तरीके से हमारे पास 100 लोग हैं, मैं मान लेता हूं मेरे पास 3 तरह की चॉकलेट्स हैं,
टाइप ए आई हैव 80 चॉकलेट्स, टाइप बी की मेरे पास है 73 चॉकलेट्स, और टाइप सी की है मेरे पास 52 चॉकलेट्स। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिनिमाइज करना है, मुझे मिनिमाइज करना है कम से कम लोगों को, कम से कम लोगों को 3 टॉफीज मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई हैव टू मिनिमाइज। अगर मैं इसका टोटल करूं तो देखो कितना आ रहा है, दिस कम्स आउट टू बी 80, 73 एंड 52, दिस कम्स आउट टू बी 205। मतलब इन टोटल आई हैव 205 टॉफीज, और मैं चाहता हूं तीनों टॉफीज किसी को भी ना मिले, क्योंकि मुझे मिनिमाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सबको दो दो टॉफीज दे दूंगा, राइट। आई विल ट्राई टू गिव 2 टॉफीज टू ईच ऑफ देम। सो इफ आई गिव 2 टॉफीज टू ईच ऑफ देम, 100 इंटू 2 इज 200। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने 100 लोगों को दो दो टॉफीज दे भी दी, तो 200 टॉफीज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, बट यू विल बी स्टिल लेफ्ट विथ 5 मोर टॉफीज, है ना, 5 टॉफीज अभी भी बच जाएंगी। अब आप किसी भी बंदे को कितनी टॉफी दे सकते हो, आप ऑलरेडी दो दो टॉफीज दे चुके हो, नाउ यू कैन गिव 1 मोर टू ईच ऑफ देम। अब आप सिर्फ एक टॉफी किसी और को दे सकते हो। सो ऑब्वियसली टू डिस्ट्रीब्यूट 5 मोर टॉफीज, यू विल नीड 5 मोर पीपल। सो दैट मीन्स मिनिमम देयर विल बी 5 पीपल who will get all 3 toffees, or you can say minimum there will be 5 people who like all 3 drinks। तो मिनिमम की वैल्यू मेरे पास 5 है, मैक्सिमम मेरे पास 52 है, और हमें इसका डिफरेंस निकालना था। सो डिफरेंस वुड बी 47। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई वोंट से इट इज वेरी इजी, क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव है क्वेश्चन अपने आप में, बट एनीवे लेट्स डिस्कस इट। वो कह रहे हैं कि 110 kg सिरप है एंड 120 kg जूस है। फर्दर इट इज गिवन सिरप का जो प्राइस है, सिरप का जो कॉस्ट है वो जूस से 20% कम है। तो क्योंकि 20% कम है, तो बेस्ट करते हैं कि हमें पता ही है कि 20% इज बेसिकली 1/5, राइट। तो बेस्ट रहेगा कि जूस का प्राइस ले लेते हैं 5x। तो अगर जूस का प्राइस 5x है, तो सिरप का प्राइस कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। तो ये मैंने प्राइस ले लिया उनके पर केजी, मैं लिख देता हूँ 4x पर केजी, 5x पर केजी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पहले निकाल ही लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। 110 इंटू 4, 110 इंटू 4 इज 440x। ये कॉस्ट प्राइस आ गया टोटल सिरप का, और ऐसे ही जूस का आ जाएगा 600x। सो टोटल कॉस्ट प्राइस कम्स आउट टू बी 1040x। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1040x। ओके, फर्दर इट इज गिवन ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप, तो 10 kg सिरप तो उसने सेल कर दिया एट 10% प्रॉफिट। तो अभी 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट था 4x, तो 10% प्रॉफिट का मतलब हो गया इंटू इंटू 4.4x, इंटू 4.4x। तो यहां से क्या आ जाएगा, मेरे पास 10 kg का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 10 kg सिरप का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 44x। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आगे लिखा हुआ है ही सेल्स 20 kg जूस एट 20% प्रॉफिट। तो अगर जूस के बारे में बात करें 20 kg, नाउ एट 20% प्रॉफिट, तो इसका कॉस्ट था 5x, तो 20% प्रॉफिट मतलब 6x, तो 20 इंटू 6x, दिस कम्स आउट टू बी 120x। ओके, फर्दर इट इज गिवन ही मिक्सेस द रिमेनिंग लिक्विड्स। अभी देखो रिमेनिंग लिक्विड कितना रह गया भाई, 10 kg सिरप उसने सेल कर दिया, 20 kg जूस सेल कर दिया। सो 10 kg यहां से कम हो गए, 20 kg यहां से कम हो गए। हाउ मेनी केजीज वी आर लेफ्ट विद नाउ, वी आर स्टिल लेफ्ट विद 200 kgs, है ना। 200 kg अभी भी बच गए, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 230 है। 10 kg सिरप, 20 जूस एंड रिमेनिंग 200। इसको उसने सेल किया एट अ प्राइस ऑफ 308.32। ओके, 308.32। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो डेसिमल हट जाएगा और इंटू टू, डेसिमल हट जाएगा इंटू टू, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 61664। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ यू कैन सी वी हैव द टोटल सेलिंग प्राइस। यहां मैं टोटल सेलिंग प्राइस भी लिख देता हूं, विच कम्स आउट टू बी 120x प्लस 44x, विच इज 164x प्लस 61664। ओके, 61664।
Now I have total selling price, I have total cost price. It is given now overall profit is 64%. तो आप सबको पता ही है, अगर ओवरऑल प्रॉफिट 64% है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.64 टाइम्स of the cost price. Now I have the selling price. Let me write it 164x plus 61664, right? This is equal to 1.64 times 1040x 1040x. तो अब ये थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट तो हमें करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो x की वैल्यू आएगी यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी 40। तो x की वैल्यू तो 40 आएगी। लेट्स सी व्हाट आर दे आस्किंग। सो दे आर आस्किंग देन व्हाट इज द अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप। तो कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप, तो सिरप का कॉस्ट प्राइस हमने कितना लिया था? देखो, सिरप का कॉस्ट प्राइस हमने लिया था 4x। तो 4 into 40, 4 into 40, 160 विल बी द आंसर। सो वेरी कैलकुलेटिव, एग्जाम में फर्स्ट गो में करना बहुत मुश्किल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन आई वुड से वेरी वेरी लेंदी, बिल्कुल करना नहीं बनता था। It is given Ankita buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts, 6 kg almonds. It is given that cost of 7 kg cashew is equal to cost of 30 kg peanuts, which is equal to cost of 9 kg almonds. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एक काम करते हैं, कॉस्ट कैश्यूज का कॉस्ट मैंने ले लिया C पर केजी, ऐसे पीनट्स का मैंने कॉस्ट ले लिया P पर केजी, और एलिमेंट्स का मैंने कॉस्ट ले लिया A पर केजी। ठीक है जी, मैंने कॉस्ट ले लिया उनके पर केजी। कॉस्ट ऑफ 7 kg कैशू, तो 7 kg कैशू मतलब 7C, इट इज इक्वल टू 30 kg पीनट्स मतलब 30P, विच इज फर्दर इक्वल टू 9 kg एलिमेंट, सो 9A। देखो, इस तरह की इक्वेशंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो। इस तरीके की इक्वेशन से आप ये निकाल सकते हो कि कैशू, पीनट्स और एलिमेंट, इनका रेशियो निकाल सकते हो आप, राइट? तो रेशियो निकालने का बेस्ट तरीका क्या है? 730 और 9 का मल्टीपल ले लो। अभी इनका मल्टीपल क्या रहेगा? 630, ये सबसे अच्छा मल्टीपल। तीनों का एलसीएम ले लिया मैं, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू आ गई 90। ऐसे ही पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी की वैल्यू आ जाएगी 21। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से 70। नाउ माइंड यू, दिस इज व्हाट? दिस इज ओनली द रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस। याद रहे, ये उनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। तो एक काम करते हैं, अब कैशू का कॉस्ट प्राइस मैं 90x ले लेता हूं। दिस इज 90x कॉस्ट पर केजी ऑफ कैशू, यहां लिख देता हूं मैं पूरा पूरा। ऐसे ही पीनट्स का कॉस्ट प्राइस पर केजी हो जाएगा 21x पर केजी, और एलिमेंट्स का हो जाएगा 70x पर केजी। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके, अब स्टूडेंट्स यहां से देखो हम क्या निकाल सकते हैं। यहां से पहली चीज तो अब हम इनका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि कैशू का प्राइस है 90x पर केजी। तो कितना कैशू था? 7 केजी कैशू। तो 7 केजी कैशू, तो 7 into 90x, 7 into 90x, ये कैशूज का टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 7 into 90x, दैट इज 630x। और ऐसे ही सॉरी 4 kg कैशूज थे, माय बैड, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, 4 kg कैशूज लिए थे, तो 4 into 90, दैट इज 360x। ऐसे ही पीनट्स की अगर बात करें, 14 kg पीनट्स, तो 14 into 21x, सो दैट वुड बी 294x। और अगर एलिमेंट्स की बात करें, तो एलिमेंट्स का कितना हो जाएगा? 6 into 70x, 6 into 70x, दैट इज 420x। नाउ एडिंग ऑल ऑफ देम, दिस कम्स आउट टू बी 360 और 420 कितना हो गया? 780 हो गया, 780 हो गया, और 294, तो 1080 -6 कर लेते हैं, 1074x, 1074x। दिस कम्स आउट टू बी द टोटल कॉस्ट प्राइस। काफी कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, लेकिन और कोई तरीका नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। फर्दर इट इज गिवन
शी मिक्सेस ऑल 3 nuts and marks a price for mixture in order to make a profit of 1752. तो अब उसने इसको किसी प्राइस पे मार्क किया है, उस मार्क प्राइस को मैंने ले लिया y। ठीक है, मार्क प्राइस मैंने ले लिया y पर केजी। तो कहने से यहां से हम टोटल मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी होगी 4, 14 एंड 6। 4, 14 एंड 6, दिस कम्स आउट टू बी 24 kg। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, टोटल मार्क प्राइस हो गया 24y। ओके, कहने से नाउ दिस इज दी टोटल मार्क प्राइस 24y। अब ये किसके बराबर है, बेसिकली ये बराबर होगा हमारे टोटल कॉस्ट के और प्रॉफिट के, राइट। दिस इज इक्वल टू द कॉस्ट 1074x प्लस दी प्रॉफिट विच इज 1752। या आप दूसरे तरीके से भी कह सकते थे कि 24y पे वो सेल कर रहा है और कॉस्ट प्राइस है 1074x, तो वी कैन से दैट 24y माइनस दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रॉफिट विच इज 1752। तो जैसे आपका मन करता है वैसे इक्वेशन बना दो। लेकिन आगे देखो क्या गिवन है, आगे गिवन है शी सेल्स 4 kg ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। उसने सिर्फ 4 ही kg इस प्राइस पे सेल किया। तो अगर 4 kg इस प्राइस पे सेल किया सो दैट वुड बी 4y रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। अब रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी रहेगी, 4 kg सेल कर दिए, रिमेनिंग क्वांटिटी विल नाउ बी 20 kgs। रिमेनिंग 20 kgs वो 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, 20 kg 20% डिस्काउंट मतलब 0.8y, राइट। कहने से नाउ दिस विल बी दी टोटल मार्क प्राइस। अभी मार्क प्राइस देखो कितना आ गया, 20y आ गया, दिस इज 20y। और इस केस में वो प्रॉफिट क्या कह रहे हैं, इस केस में प्रॉफिट ओनली 744 है, प्रॉफिट इज ओनली 744। तो दैट मींस मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है मेरा 20y, दिस इज नाउ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस विच इज 1074x प्लस द प्रॉफिट, प्रॉफिट नाउ ओनली 744, राइट। सो नाउ यू कैन सी वी हैव टू इक्वेशंस, एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है। देखो आप सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, 1074x तो एलिमिनेट ही हो जाएगा ना एक तरीके से, 1074x तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल हैव 4y इज इक्वल टू 1752 माइनस 744, सो दैट इज 1008। तो y की वैल्यू आ जाएगी यहां से, y कम्स आउट टू बी 252, y आ गया 252। अब देखो आगे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है अमाउंट शी हैड स्पेंट इन बाइंग एलिमेंट्स। आप देखो अमाउंट जो एलिमेंट्स पे स्पेंड हुआ था वो 420x था, तो मुझे 420x की वैल्यू निकालनी है। तो अब एक ही तरीका है, y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो अगर y की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं सो आई गेट 24 इंटू 252, राइट, माइनस 1752, माइनस 1752 होल डिवाइडेड बाय 1074, होल डिवाइडेड बाय 1074। ये आपको देखो क्या दे देगा, ये आपको x की वैल्यू दे देगा, ये आपको x की वैल्यू दे देगा। तो आई होप आप सब लोग निकाल सकते हो अब x की वैल्यू यहां से। तो यहां से आप कैलकुलेट करो, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, दिस कम्स आउट टू बी 4। सो व्हेन x इज इक्वल टू 4, हमें निकालना है 420x की वैल्यू। सो आंसर विल बी 420 इंटू 4, 1680 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 420 इंटू 4। अगेन एज आई टोल्ड यू, वेरी वेरी कैलकुलेटिव। आप सोचो अभी एक्सप्लेन करने में भी इतना टाइम लग रहा है, जबकि आई नो दी सॉल्यूशन। तो पहली बार में करना और वो भी रियल टाइम में करना, इट इज आई वुड से वेरी वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने कर भी लिया तो आप अपने 5-7 मिनट खराब ही करोगे, तो बेटर टू लीव सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग के स्टूडेंट्स ने भी क्लास में किए हुए हैं, मैंने उनको पहले भी बताया हुआ है। जब दो ट्रेन या दो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, समथिंग लाइक दिस, इफ टू पीपल आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, है ना, ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको बस एक चीज याद रखनी है कि मीटिंग से जो उनके मीटिंग से पहले का जो उनका टाइम है,
मीटिंग से पहले का जो टाइम है उसका जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू मीटिंग के बाद का जो टाइम है उसका प्रोडक्ट। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। मतलब ए ने जो टाइम लिया मीटिंग से पहले और बी ने जो टाइम लिया मीटिंग से पहले उसका प्रोडक्ट इट विल बी इक्वल टू मीटिंग के बाद ए का टाइम, मीटिंग के बाद बी का टाइम, उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो दोनों का टाइम मीटिंग से पहले उसका प्रोडक्ट और दोनों का टाइम मीटिंग के बाद उसका प्रोडक्ट, ये हमेशा बराबर होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो ये क्वेश्चन आप देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। काफी लोग इसको इक्वेशन बना के करते हैं, फिगर बना के करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट टू ट्रेन्स ए एंड बी started from 2 points x and y respectively towards each other simultaneously। अभी simultaneously का मतलब तो एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, they are starting at the same time। it is given a reaches point y in 10 minutes। तो a ने तो पूरे 10 मिनट लिए y पे पहुंचने के लिए। b takes 9 more minutes to reach point x after meeting train a। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा फिगर के थ्रू आपको बता देता हूं, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट मैंने y ले लिया क्योंकि a जो है वो y की तरफ जा रहा है और b जो है वो x की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेट से दिस इज द पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग। नाउ इट इज गिवन दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली गिवन है। तो मीटिंग से पहले का जो टाइम है वो तो दोनों का सेम है, मीटिंग से पहले का टाइम दोनों का सेम है, तो मैंने दोनों के टाइम को x मान लिया। बिफोर मीटिंग, मैं लिख देता हूं पूरा तो आपको बेटर समझ में आएगा। बिफोर दे मीट टाइम टेकन बाय ए आई एम टेकिंग इट टू बी x, सो टाइम टेकन बाय b विल आल्सो बी इक्वल टू x। करेक्ट। अभी देखो मीटिंग के बाद क्या हो रहा है। अभी ए ने पूरा टाइम, ए को पूरा 10 मिनट लगा है, तो मीटिंग के बाद कितना लगा होगा। आफ्टर मीटिंग टाइम टेकन बाय ए, भाई x मिनट तो उसने मीटिंग से पहले लिए और 10 मिनट उसको पूरे लग रहे हैं यहां पहुंचने में। तो हमें तो सिर्फ मीटिंग के बाद का टाइम निकालना है। तो मीटिंग के बाद का टाइम ए का हो जाएगा 10 - x। राइट स्टूडेंट्स। और बी का तो टाइम हमें गिवन ही है, बी टेक्स 9 more minutes आफ्टर मीटिंग। तो बी का टाइम ऑलरेडी मीटिंग के बाद का गिवन है विच इज 9। बस हमें ये इक्वेट करना है। स्टूडेंट्स वंस यू इक्वेट बिफोर मीटिंग टाइम उसका प्रोडक्ट, सो दैट मीन्स x इंटू एक्स दैट इज x², इट विल बी इक्वल टू 10 - x इंटू 9। आप इसको सॉल्व करो या थोड़ा रैंडमली वैल्यूज पुट करके देखो या क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो तो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखो x इज इक्वल टू 6 कंप्लीटली सेटिस्फाइज। बट ये हमारा आंसर नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन बी। तो ये x इज इक्वल टू 6 क्या है, ये तो टाइम है बी का बिफोर मीटिंग, तो 6 मिनट तो यहां लगे बी को। और मीटिंग के बाद, मीटिंग के बाद बी को 9 मिनट लग रहे हैं, तो 6 मिनट पहले और 9 मिनट बाद में, तो टोटल 15 मिनट्स। 15 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। अभी देखो ये क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है टफ लगाओ, लेकिन अगर आप ध्यान दो इसमें गिवन है कि दे आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बिकॉज दे हैव गिवन नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स वेरी इजी। यू विल कम टू नो व्हाई इट इज इजी। It is given that xy plus yz is 19, xz plus yz is 51। We have to find minimum value of the product xyz। अभी देखो पहली इक्वेशन में क्या, y तो कॉमन है, अगर मैं y कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 90। अब देखो इस इक्वेशन से तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि y हैज टू बी 1, बिकॉज दिस इज अ नेचुरल नंबर, x प्लस जेड भी अपने आप में नेचुरल नंबर है। तो अगर आप 19 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो, देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, y is equal to 1 and x plus z has to be 90। आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है कि y से वर्सा नहीं ले सकते आप, x प्लस जेड 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x और z दोनों ही नेचुरल नंबर है तो x प्लस जेड कभी 1 आएगा ही नहीं। सो देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस जेड इज इक्वल टू 90। देखो पहला पार्ट तो हो ही गया, वैसे ही दूसरा पार्ट भी कर लेना था। अब दूसरी इक्वेशन में z कॉमन ले लेते, तो क्या आ जाएगा, z इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 51। अब देखो यार केसेस बना के आपको देखना ही पड़ेगा। अगेन ब्रेक 51 इंटू टू पार्ट। अब देखो अगर आप z को 1 लेते हो तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा,
x प्लस वाई तो 51 हो जाएगा, बिकॉज 1 into 51 इज 51। लेकिन अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि y 1 था, y 1 था, अगर आप y को 1 यहां पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, y को अगर आप यहाँ 1 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 50। राइट, अब देखो x 50 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने x को 50 पुट किया तो z आपका नेगेटिव हो जाएगा, z आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है ये वाला केस तो डेफिनेटली इनवैलिड है, z को आप 1 नहीं ले सकते। ठीक है जी, आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो अगर z को 1 नहीं ले सकते तो z को 3 लेके देख लेते हैं। अभी z 3 लूंगा तो x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई 17 आ गया। और मुझे पता है कि y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो फिर x कितना हो गया, x कितना हो गया, x 16 हो जाएगा। तो ये एक केस आ गया। अभी इस केस में देखो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 48। पर देखो अभी इसमें एक केस और भी है जो कई लोगों ने एग्जाम में मिस कर दिया। आप z को भी तो 17 ले सकते थे ना, अगर z को 17 लेते तो क्या हो जाता, x प्लस वाई 3 हो जाता। और क्योंकि y तो डेफिनेटली 1 है तो x कितना हो जाएगा, x विल बी 2। अभी देखो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट इज कमिंग आउट टू बी 34। मिनिमम पूछा था उन्होंने, 34 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आई होप सबको क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, ये किया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार ये तो मेरा मानना है सबसे आसान क्वेश्चन था। वो कह रहे हैं एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज गिवन टू बी 13। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी, अगर मेरे 3 नंबर्स हैं ए बी सी, तो a प्लस बी प्लस सी 13 into 3 हो जाएगा 39। स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर विच कैन बी एडेड सो दैट एवरेज रिमेन्स एन ऑड नंबर, एवरेज ऑड ही आनी चाहिए। तो अगर मेरा फोर्थ नंबर जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है उसको मैंने डी मान लिया, तो कहने से डी प्लस 39 डेफिनेटली व्हेन डिवाइडेड बाय 4 इट शुड गिव एन ऑड नंबर, ये ऑड नंबर के बराबर आना चाहिए। अब देखो पहली चीज तो ये पता लग रही है कि D+39 100% 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि तभी तो इंटीजर आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर वाला नंबर 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो ऊपर वाला नंबर 4 का मल्टीपल कब होगा, 39 प्लस समथिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो 40 पॉसिबल है, 40 पॉसिबल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जैसे ही मैं डी की जगह 1 पुट करूंगा तो आई विल गेट 40/4 विच विल बी इक्वल टू 10, ये हमारी एवरेज आ जाएगी, इवन आ जाएगी, ये इवन आ जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, है ना, क्योंकि एवरेज उन्होंने बोला ऑड नंबर होना चाहिए। तो बस ठीक है, फिर 40 के बाद अगला मल्टीपल क्या होगा, 40 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 44, है ना, दिस थिंग शुड बी डिविजिबल बाय 4, सो इट हैज टू बी 44। तो मतलब डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू 5 होगी। अब आप क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक कर लो, डी की जगह 5 पुट करोगे कितना आ गया, 44/4 विच इज इक्वल टू 11, एवरेज आ गई 11 विच इज ऑड, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, 5। 5 इज द करेक्ट आंसर। देखो बात बात पे ना इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, कुछ चीजें आप ओरली भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ इतना किया कि मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें मैं 39 ऐड करूं तो इंटीजर बनना चाहिए और एवरेज ऑड आनी चाहिए। तो पहले मैंने 1 पुट किया, उससे मेरी एवरेज इवन आ गई, फिर 5 पुट किया, एवरेज ऑड आ गई। 5 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, now it is given that sum of n terms of an AP is given by the expression n square plus 2n. Find the smallest number n such that sum of n terms is divisible by 9. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई लोगों को ये क्वेश्चन काफी टफ लगा। देखो ये तो क्वेश्चन ऑनेस्टली बताऊं तभी हो सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो पहले तो n टर्म्स का सम गिवन है, एस एन गिवन है, दैट इज n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स n। देखो बेस्ट क्या रहेगा, आप इसमें जनरल टर्म निकालने की कोशिश करो, nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो पहले 5 टर्म्स का सम निकालना है, पहले 5 टर्म्स का सम निकालना है, तो पहले 5 टर्म्स का सम का मतलब क्या हुआ, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ये पहले 5 टर्म्स का सम हुआ। अगर मैं आपसे बोलूं पहले 4 टर्म्स का सम निकालना है, तो अगर मैं S4 की बात करूं तो S4 क्या हो जाएगा, S4 हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो आप देखो इससे क्या पता लग रहा है, अगर मैं S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं S5 में से S4 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, मेरे पास डायरेक्टली फिफ्थ टर्म आ जाएगा। राइट, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है।
सेम लॉजिक मैं यहां यूज करूंगा। अब मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स है, मैं निकालूंगा सम ऑफ n-1 टर्म्स। मैंने एक टर्म कम कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर पहले 5 टर्म्स का सम निकाला था, फिर मैंने 4 का निकाला, ऐसे ही n टर्म्स की जगह मैंने n-1 टर्म्स का सम निकाला। राइट, तो इंस्टेड ऑफ n, नाउ जस्ट रिप्लेस n बाय n-1। तो अगर मैं n को n-1 से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ n-1। राइट, थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा भाई, यहां से n स्क्वायर आ जाएगा, यहां से n स्क्वायर आएगा, और -2n भी आएगा, और यहाँ +2n है, तो -2n +2n तो कैंसिल हो गया। बाकी यहां से क्या आएगा, n स्क्वायर, यहां से n स्क्वायर +1 आएगा, n स्क्वायर +1 आएगा। राइट, और यहां से -2 भी आएगा, तो ये आ गई वैल्यू n स्क्वायर -1। सेम चीज। अब देखो यहां से क्या होगा, जैसे ही मैं सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n-1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करूंगा, देन व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट nth टर्म। मेरे पास डायरेक्टली nth टर्म आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी n स्क्वायर +2n माइनस ऑफ n स्क्वायर -1। राइट, आप इसको सॉल्व कर दो, n स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, यू विल डायरेक्टली गेट 2n+1। अभी ये 2n+1 का मतलब क्या हो गया, ये जनरल टर्म आ गई मेरे पास, जनरल टर्म। इसका मतलब अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो मेरे पास पहला टर्म आ जाएगा। बेसिकली 2n+1 एक तरीके से ऑड नंबर हो गया ना, 2 इंटू समथिंग +1। तो n की जगह 1 पुट किया, आई विल गेट 3। n की जगह 2 पुट किया, आई विल गेट 5 एंड सो ऑन। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछने, ये सीरीज ऐसे चल रही है, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी वैल्यू n की when sum will be divisible by 9। ये जो इन टर्म्स का सम है ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो उसके लिए हमें कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे। देखो बेस्ट क्या रहेगा, अब इसको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, मैनुअली करके देख लो। भाई 3 और 5 ऐड किया, 8 आया, 8 + 7 15, 9 से तो डिवाइड नहीं हो रहा। 15 + 9 24, ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर 11 ऐड किया, 35 आया। फिर 13 ऐड किया, 48 हो गया। फिर 15 ऐड किया, 63 हो गया। आप देखो ये सम 63 आ गया, और ये 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कितने टर्म्स लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं आपको इसका एक इजी मेथड बताता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहे हैं देयर इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल बना ही लेते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। ओके, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ जाओ तो आप ओरली भी कर सकते थे इसको, आई मीन विदाउट मेकिंग एनी फिगर। P is the perimeter of the rectangle, R is the radius of the circle, which option represents the area of the rectangle। आप देखो वो किसी भी रेक्टेंगल के लिए बात करने, तो यार स्क्वायर भी तो अपने आप में एक रेक्टेंगल ही है ना, तो स्क्वायर के लिए भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बेस्ट क्या रहेगा, आप इस फिगर को स्क्वायर मान लो, क्योंकि स्क्वायर अपने आप में एक रेक्टेंगल है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। और मैं तो कहूंगा आप अपनी मर्जी से वैल्यू भी एज्यूम कर लो। मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर की साइड को ले लिया 2, मैंने स्क्वायर की साइड को ले लिया 2, तो यहां से मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। राइट, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 × 4 दैट इज 8। अच्छा, आर जो है वो रेडियस है। अब आप सबको ये भी पता होगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर लिया है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो डायमीटर है सर्कल का। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। तो क्योंकि मैंने साइड को 2 लिया है, तो ये डायमीटर आ जाएगा मेरे पास 2√2। डायमीटर 2√2 आ गया, तो मेरा रेडियस आ जाएगा हाफ उसका। रेडियस विल बी हाफ, दैट इज इक्वल टू √2। विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर का कितना हो गया, स्क्वायर का एरिया साइड 2 है, तो एरिया कितना हो गया, 4 हो गया। बस अब आप ऑप्शन में पुट कर लो, ये वैल्यूज पुट करके देखो 8 एंड √2, और देखो 4 कहां आ रहा है। अगर मैं p की जगह 8 पुट करता हूं पहले वाले ऑप्शन में, तो 8 का स्क्वायर, राइट, आई डू इट ओरली नाउ, 64/4 16 हो गया, माइनस r का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये तो 14 आ गया। मुझे कितना एरिया चाहिए, एरिया तो मुझे 4 चाहिए ना। अच्छा, तो अभी p की जगह 8 पुट किया, तो 8 × 8/8 तो 8 हो गया।
माइनस आर का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो एरिया कितना आया 6 आया, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। पी स्क्वायर बाय 4, 8 इंटू 8/4, ये 16 आ गया, माइनस 2r स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये 12 आ गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। दिस हैज टू बी द आंसर, बट इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक इट। तो पी स्क्वायर बाय 8, तो ये तो 8 हो गया, माइनस 2 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर भी 2 होता है, तो 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, विच इज सेटिस्फाइंग। तो ये मेरा आंसर है ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आई एम एज्यूमिंग ये आपको पता है, राइट, क्योंकि वैसे भी आप सब लोग कैट दे चुके हो, तो इतना आप लोग समझ ही पा रहे होगे। तो वो कह रहे एन की जो वैल्यू है दैट लाइज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो 1 से कैपिटल एन है, और ये समेशन के बारे में बात हो रही है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो बेस्ट तो क्या रहेगा, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसके अंदर जो वैल्यू है उसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो। उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, अगर मैं 25 एलसीएम ले लूं, तो न्यूमरेटर में कहने से न्यूमरेटर में आई विल गेट 5 प्लस एन। ठीक है जी, आई होप ये बात सबको समझ में आ रही है। अभी स्मॉल एन कहां से कहां लाई करा, स्मॉल एन लाइज फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन व्हिच विल सैटिस्फाई, इट शुड गिव द आंसर 25। भाई इसका आंसर 25 कब आएगा, समेशन लेने पे, याद रहे समेशन की बात हो रही है। अच्छा अब एक चीज देखो कि ये वन कब बनेगा, यार ये वन पहली बार कब बनेगा, ये वन पहली बार तो तभी बनेगा ना जब आपका न्यूमरेटर 25 होगा। द मोमेंट दिस थिंग बिकम्स 25, देन ओनली योर फंक्शन की वैल्यू वन, तभी आपकी फंक्शन की वैल्यू वन बनेगी। तो आप देखो 5 प्लस एन, 25 कब बनेगा, ये 25 तब बनेगा जब एन की वैल्यू 20 होगी। तो कहने से व्हेन एन इज इक्वल टू 20, तब इसकी वैल्यू वन आएगी। इसका मतलब जब मैंने स्मॉल एन की जगह वन पुट किया, या स्मॉल एन की जगह टू पुट किया, या स्मॉल एन की जगह थ्री पुट किया, एंड सो ऑन, इफ आई गो टिल 19, इन ईच ऑफ दीज केसेस इट विल ऑलवेज गिव जीरो। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। मैं कह रहा हूं स्मॉल एन की वैल्यू आप 1 से लेकर 19 तक कुछ भी पुट कर लो, ये आंसर हमेशा क्या देगा आपको, ये आंसर हमेशा आपको जीरो ही देगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि जैसे आप एन की जगह 20 पुट करोगे, फिर तो ये आपको वन देगा, 20 पे भी वन देगा, 21 पे भी वन देगा, एंड सो ऑन। अभी बेस्ट क्या रहेगा, ये देखो कि आपको पहली बार टू कब देगा, व्हेन विल दिस थिंग बी इक्वल टू टू। ये इक्वल टू टू तो तभी देगा ना, चेक कर लेते हैं इक्वल टू टू कब होगा। वैसे तो ओरली पता लग रहा है, अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। 5 + n/25 ये टू के बराबर कब होगा, ये टू के बराबर तो तभी होगा ना जब n की वैल्यू 45 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू अगर मैं 20 पुट करता हूं देन इट विल गिव वन, 21 पुट करता हूं तब भी इसकी वैल्यू वन आएगी, 22 पुट करता हूं तब भी इसकी वैल्यू वन आएगी, 45 पे व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 45 देन दिस इज गोइंग टू बिकम टू। So that means from 20 till 44 it will always give you 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इसका समेशन, अगर मैं इन सब का समेशन करूं, n की जगह 20 पुट करने पे मेरे को 1 मिलेगा, n की जगह 21 पुट करने पे भी 1 मिलेगा, 22 पुट करने पे भी 1 मिलेगा। ये कितने टर्म्स हो गए, फ्रॉम 20 टिल 44, फ्रॉम 20 टिल 44, these are how many terms, these are 25 terms। तो that means स्मॉल n की वैल्यू 44 जब हम लेंगे ना, तो हमारा ये सम कितना आ जाएगा, तो हमारा सम आ जाएगा ये 25, बिकॉज दीज आर 25 टर्म्स, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर वैल्यू टू हो जाएगी। तो द मोमेंट वी पुट स्मॉल एन इज इक्वल टू 44, वी विल गेट दी सम 25, राइट। तो आंसर क्या होना चाहिए कि स्मॉल एन विल रेंज फ्रॉम 1 टू 44, राइट। तो कैपिटल एन की वैल्यू में निकालनी थी, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 44, 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। Okay, students. So, another easy question. Alex invested his savings in two schemes, A and B, on simple interest. Scheme A had an interest rate of 15% and time period was 4 years.
Scheme B had an interest rate of 12% and the time period was 3 years. It is further given interest accrued in both these schemes was same. Very easy question, right? मैं मान लेता हूं कि स्कीम ए में जो उसने इन्वेस्ट किया था, लेट से ही इन्वेस्टेड एक्स रुपीज, एंड इन स्कीम बी लेट से ही इन्वेस्टेड वाई रुपीज, और इंटरेस्ट दोनों जगह सेम है। तो स्कीम ए का इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स इंटू 15 इंटू 4/100, और स्कीम बी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट वुड बी वाई इंटू 12 इंटू 3/100। और स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इज सेम, यू कैन इक्वेट इट from here. You can calculate x is to y, right? It becomes very easy now. So you'll get 36/60, or you can say 3:5। इसका मतलब है अगर उसने स्कीम ए में 3 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो स्कीम बी में ही इन्वेस्टेड 5 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सम, सो ओरिजिनल सम वुड बी 3 + 5 दैट इज 8, was invested in scheme A. So in scheme A he invested 3 rupees out of 8 rupees। परसेंटेज के टर्म्स में बताना था। और आप सबको ये भी पता होगा 1/8 कितना होता है, 12.5%। सो इफ 1/8 इज 12.5, दिस हैज टू बी 37.5। 37.5 is the correct answer. Okay, let's see the next question now. ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर कह सकते हैं। मेल्स और फीमेल्स का रेशियो गिवन है, मेल्स को मैंने 5x ले लिया और फीमेल्स को मैंने 4x ले लिया। ठीक है जी। आगे गिवन है लिटरेट मेल्स एंड लिटरल फीमेल्स, इनका रेशियो गिवन है, लिटरेट मेल्स एंड लिटरल फीमेल्स। मैं लिख देता हूं लिटरेट मेल्स, लिटरेट फीमेल्स, इसका रेशियो है 2:3। लेकिन अगर आप ध्यान से दो, इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, लिटरेट मेल्स आर 3600, तो अगर ये वाली वैल्यू 3600 है, राइट, 2 पार्ट्स इज 3600, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5400। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहां लिख देता हूं लिटरेट मेल्स हमारे पास आ गए 3600, और ऐसे ही लिटरेट फीमेल्स आ गई 5400। ओके, नाउ फर्दर इन द क्वेश्चन इट इज गिवन इलिटरेट मेल्स इलिटरेट फीमेल्स का रेशियो। अभी देखो, टोटल मेल्स पता है, लिटरेट मेल्स पता है, तो कहने से इलिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल्स विल बी, टोटल में से लिटरेट वाले चले गए, और ऐसे ही इलिटरेट फीमेल्स भी आ जाएंगी, टोटल फीमेल्स माइनस द लिटरेट फीमेल्स विच इज 5400। अब इसका रेशियो भी आपको गिवन है, इसका रेशियो गिवन है 4:3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखो यहां से 15x आएगा, यहां से 16x आएगा, तो उसका डिफरेंस तो x आ गया। यहां से 10,800, यहां से 21,600, तो सीधा 10,800, 21,000, 10,800 ही आ जाएगा ये। लेकिन ये x की वैल्यू आई है। अभी पूछा क्या गया है, पूछा गया है देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इज, तो हमें फीमेल्स टोटल बतानी है, टोटल फीमेल्स है 4x, तो आंसर विल बी 4 × 10,800, तो 40,000 और 3200 और आ जाएगा, 43,200। So 43200 is the correct answer. Okay, students. Let's see the next question now. Okay, in the next question, it is given now 20 identical balloons are to be distributed among 4 children. Each of them gets some, very important, मतलब सबकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी जरूरी है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना जरूरी है। मिनिमम सबको एक तो मिलेगा ही मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नन ऑफ देम गेट्स ऑड नंबर। ये काफी लोगों ने गलती करी एग्जाम में, उन्होंने ऑड लेके सॉल्व कर दिया, जबकि क्वेश्चन में गिवन है नन ऑफ देम शुड गेट ऑड, दैट मींस एवरीवन इज गेटिंग इवन। सो बिकॉज एवरीवन इज गेटिंग इवन, लेट्स assume that one of them is getting twice of a, other is getting twice of b, twice of c, and the fourth person or fourth children is getting twice of b। now this is equal to 20। ठीक है, माइंड यू ए बी सी डी कैनॉट बी जीरो, वेरी इंपॉर्टेंट। a is greater than equal to 1, b is greater than equal to 1, c is greater than equal to 1, d is greater than equal to 1। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी will be equal to 10, right? And we know that a b c d they are greater than equal to 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें बस वही निकालना है, पॉजिटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन। वी हैव टू फाइंड पॉजिटिव इंटेग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सबको फॉर्मूला पता ही है, राइट? सो दैट वुड बी n-1, n-1
CR-1, CR-1. So answer will be 9C3. 9C3 is the correct answer. So 9 into 8 into 7 by 3 factorial, or you can say divided by 6. So this comes out to be 84. 84 is the correct answer. I hope students this question is clear to everyone. काफी easy question था, लेकिन थोड़ा tricky था. अगर जल्दबाजी करी होगी तो शायद गलत हो गया. ठीक है? Okay, let's see the next question. Okay, now see, this might look tough to you, लेकिन अगर आप यहाँ एलिगेशन का यूज कर पाते तो बहुत जल्दी हो जाता. सम न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास. एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास इंक्रीजेस बाय 600. देखो पहले ही कुछ स्टूडेंट्स थे, अब जब कुछ नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो एवरेज पहले से 600 बढ़ गई. इट इज ऑल्सो गिवन एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, इट इज 3 kg मोर देन द ओरिजिनल स्टूडेंट्स. ओके, देखो बेस्ट क्या रहेगा एलिगेशन. मैंने मान लिया कि जो हमारे लेट्स से ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे, जो ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा डिटेल में. ओरिजिनल स्टूडेंट्स की कुछ एवरेज थी, उसको मैंने n मान लिया. ओके, दिस इज द एवरेज. अब कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, सम न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंड. इनकी जो एवरेज है वो गिवन है हमें, इट इज 3 kg मोर देन दी ओरिजिनल स्टूडेंट्स. तो अगर ओरिजिनल वालों की n थी तो नए वालों की कितनी हो जाएगी? n+3. अब देखो इससे क्या हुआ, इससे जो ओवरऑल एवरेज है, जो ओवरऑल एवरेज है वो इंक्रीज हो गई 600 ग्राम से. तो ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल थी एवरेज n. नाउ इट इज इंक्रीज्ड बाय 600 ग्राम्स. सो इट बिकम्स n प्लस, आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ kg, सो दैट इज n प्लस 0.6 kg. बस अब इसमें एलिगेशन लगा सकते हो. एक तरीके से आपके पास दो ग्रुप्स हैं. एक ओरिजिनल ग्रुप था जिसकी एवरेज n थी, कुछ नए वाले भी आए हैं, उनकी एवरेज है n+3. और अब कंबाइंड एवरेज देखो कितनी होगी. आपको पता ही है मिक्सचर की वैल्यू बीच में आती है, तो मिडिल में आ जाएगा n प्लस 0.6. नाउ यू जस्ट नीड टू टेक द डिफरेंस, है ना. डिफरेंस हमेशा क्या लेते हैं? पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं. तो n+3 और n+0.6 डिफरेंस कितना आ गया? 2.4 आ गया. और n एंड n+0.6 इसका डिफरेंस कितना आएगा? 0.6 आ जाएगा. बस इसका रेशियो निकालना था, 4:1. मतलब अगर हमारे पास शुरू में 4 स्टूडेंट्स थे तो एक नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है. So the question is ratio of number of original students to new students. So 4:1 is the correct answer. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हो जाना चाहिए था अगर आप एलिगेशन से करोगे. else if you make equations it might take time. Let's see the next one now. Okay, now in the question it is given a trapezium ABCD has angle BAD as 90. BC side is given 3. AD measures 8. Okay, तो मैं काम करता हूँ, इस एंगल को 90 ले लेता हूँ. ये 90 ले लिया मैंने. This is, let's say, B, this is A, and this is D. Now it is given that BC is smaller than AD, है ना. तो BC हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे. So this will be a trapezium now. This is 90 degree and this is vertex C. ये भी given है कि BC 3 है और AD जो है वो complete 8 है. ओके, और टोटल पेरीमीटर 36 है. तो एक काम करता हूं, मैं इसको A ले लेता हूं और इसको B ले लेता हूं. अब मुझे ये पता है कि A प्लस B की जो वैल्यू है वो मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि पूरा पेरीमीटर 36 है. तो 8 और 3 11 हो गया है, 11 चला गया तो आई एम लेफ्ट विथ 25. ये तो पक्का A प्लस B 25 है. ओके, अब मुझे निकालना है एरिया. देखो एरिया निकालना तो हाइट निकालनी तो बड़ी जरूरी है. तो मैं एक काम करता हूँ, एक यहां से परपेंडिकुलर बना लेता हूँ. ठीक है, अब क्योंकि मैंने ए बी को ए लिया है तो ये भी अपने आप में ए हो जाएगा. और इस पॉइंट को अगर मैं लेट से ई ले लेता हूं तो ए ई 3 हो जाएगा. तो कहने से ई डी विल बी 5. अब देखो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है. यहां से एक नई इक्वेशन हमें मिल रही है, दैट इज यूजिंग पाइथागोरस आई एम गेटिंग बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज 25. अब देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हो. वैसे सॉल्व डायरेक्टली पता लग रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ. बी माइनस ए बी प्लस है, बी माइनस ए बी प्लस है, ये वाली वैल्यू 25 है. और हमें ऑलरेडी
फिगर आउट कर लिया था, ए प्लस बी 25 के बराबर है। तो अगर ये वाली वैल्यू 25 है, ए प्लस बी, दैट मीन्स बी माइनस ए कितना हो गया, बी माइनस ए हैज टू बी 1। नाउ स्टूडेंट्स, आई नो बोथ दी वैल्यूज। आई हैव बी प्लस ए एज 25, आई हैव बी माइनस ए एज 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ट्वाइस ऑफ बी 26, बी 13 आ जाएगा और ए 12 आ जाएगा, बी 13 और ए 12। तो ये मेरा 13 हो गया और ए मेरा 12 हो गया। बस अब एरिया निकालना है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स मतलब 3 प्लस 8 इंटू हाइट, हाइट हमने निकाल ली है 12। सो आंसर विल बी हाफ इंटू 11 इंटू 12। सो आंसर कम्स आउट टू बी 11 इंटू 6, 66। 66 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now in the question it is given there is some lime juice and sugar in equal quantities. तो एक मिक्सचर है जिसमें लाइम जूस और शुगर बराबर है। लाइम जूस और शुगर सिरप बराबर है। दिस मिक्सचर was mixed with 100% sugar in the ratio of 1:3। मतलब वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल मिक्सचर है अगर उसका 1 पार्ट लिया है तो जो शुगर सिरप लिया है 100%, उसके 3 पार्ट्स लेने पड़ेंगे। तो देखो बेस्ट क्या रहेगा, मैं मान लेता हूँ कि ये 100 है और ये 300 है। वैल्यू एज्यूम करेंगे तो इजी रहता है। देखो कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो या परसेंटेज गिवन है तो हमेशा वैल्यूज एज्यूम करना बेटर रहता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी टेकिंग एनी वेरिएबल्स। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ओरिजिनल मिक्सचर को मान लिया 100। तो जो मेरा शुगर सिरप है वो कितना हो गया, वो हो गया 300। तो जो 100 मिक्सचर ओरिजिनल था उसमें तो लाइम जूस और शुगर दोनों बराबर थे, तो ये भी 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा। अब 300 शुगर सिरप हमने ऐड कर दिया है। यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो फाइनली लाइम जूस आ गया 50 और शुगर सिरप हो गया 350। अब क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ लाइम जूस टू शुगर, तो लाइम जूस टू शुगर रेशियो कितना हो गया, 1:7। ठीक है, अब मुझे ये ध्यान नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछा गया था। अगर एग्जाम में रिवर्स पूछा गया था, मान लो शुगर सिरप इज टू लाइम जूस बताना है, तो फिर आप उल्टा मान लो आंसर 7:1। मतलब सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल सही है, बट आई डोंट रिमेंबर वेदर दे वर आस्किंग अबाउट लाइम टू शुगर और शुगर टू लाइम। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ। Okay, now in the question it is given a girl is standing in a queue such that number of people standing ahead of her। तो एक गर्ल है, लेट्स से यहाँ पर गर्ल खड़ी है, नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड ऑफ हर एंड बिहाइंड हर आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। तो मान लेते हैं उसके आगे जो गर्ल्स हैं, उसके आगे जो लोग हैं, लेट्स से नंबर ऑफ पीपल स्टैंडिंग अहेड ऑफ हर आर लेट्स से 3x। तो नंबर ऑफ पीपल बिहाइंड हर वुड बी 5x। तो यहां से देखो एक चीज तो पता लगी कि टोटल पीपल टोटल पीपल विल बी 3x प्लस 5x एंड प्लस दैट गर्ल दैट वुड बी 8x प्लस 1। यही हिंट है क्वेश्चन का कि जो टोटल लोग हैं गर्ल को मिला के दैट इज मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1। फर्दर इट इज गिवन दैट द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर लेस देन 300 बट दे आर आस्किंग अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 8x प्लस 1 फॉर्म की सबसे बड़ी वैल्यू लेस देन 300। तो बेस्ट क्या रहेगा, 300 से पहले 8 का मल्टीपल निकाल लो, है ना, 300 से पहले 8 का मल्टीपल निकाल लो। 8 3s are 24, we'll be left with 60। 8 into 7 is 56, remainder is 4। मतलब अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास 8 का मल्टीपल आ जाएगा, सबसे बड़ा 8 का मल्टीपल आ जाएगा मेरे पास 296, और 1 उसमें ऐड भी करूंगा तो कितना आ गया 297। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल देयर कैन बी 297। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो देख लेते हैं। 8x की वैल्यू कितनी आ गई, 8x की वैल्यू 296 आ गई। तो x कितना आ गया हमारे पास, x हमारे पास आ गया था 37। नाउ द क्वेश्चन हियर इज maximum number of people who stand ahead of the girl। Now the number of people standing ahead are basically 3x, so answer will be 3 into 37। 111 will be the correct answer। Okay students, so 111 is the correct answer। I hope ये question सबको clear है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना।
ठीक है। एज आई टोल्ड यू, यू कैन ज्वाइन अवर ग्रुप्स, वहां हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, आप भी अपने डाउट्स वहां पोस्ट कर सकते हो। सो इफ यू एंजॉयड दिस सेशन, प्लीज डू गिव इट अ लाइक, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एवरीवन।